नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी वरिष्ठ संपादक हैं, बेबाक बात करने के लिए मशहूर हैं और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और आज बात करना है कि पश्चिम बंगाल में पराजित ममता बनर्जी की टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो रहा है, ऐसा हमने सुना है। और कुछ दल भी कांग्रेस में जुड़ जाएंगे, ऐसी भी खबरें हैं। ऐसे माहौल में देश की राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर आपका विश्लेषण सुनने के लिए हम और हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं। आपका फिर से एक बार सीधू ने सट में स्वागत है। अजय जी। जी नमस्कार अली भाई, और आपको और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि आज राजनीति, जो राहुल गांधी ने कहा था, देश में दो ही विचारधाराएं हैं। एक वो विचारधारा जो आरएसएस बीजेपी की है, जिसे फांसीवादी विचारधारा कहते हैं, जो दूसरों का सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं और अपने को ही सबसे मोटा बना लेना चाहते हैं, दूसरे को, सबको पतला कर देना चाहते हैं, सबको तोड़ देना चाहते हैं और खत्म कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई रहे, वो चाहते हैं कि सत्ता भी हमारी हो और विपक्ष भी हम चुने, हम तय करें। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इसी तरीके से किया है। चूंकि अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है, तो वहीं से बात शुरू करूं मैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं हुआ करता था। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में होती थी, कांग्रेस पार्टी छोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई टीएमसी, क्योंकि कांग्रेस के अनुशासन में नहीं रह पा रही थी। और जब उन्होंने बनाया तो किसके साथ समझौता किया? बीजेपी के साथ, क्योंकि केंद्र में सत्ता में थे। और उनके साथ समझौता किया तो 1998 में पहली बार उन्होंने ही बीजेपी का एमपी जितवाया, उन्होंने ही बीजेपी का एमएलए जितवाया। ये ममता बनर्जी की देन थी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को वहां आधार दिया। उनकी सरकार में जो है एनडीए सरकार की पार्ट रही, मिनिस्टर रही। और वही ममता बनर्जी जब जब उनको धोखा दिया बीजेपी ने, तो वो आके श्रीमती सोनिया गांधी के आगे रोई और अपना वही इमोशनल कि हम तो राजीव जी के इतने क्लोज थे और राजीव जी के बनाए हुए। तो सोनिया जी का सबसे कमजोर जो पहलू है वो राजीव गांधी है, क्योंकि राजीव गांधी के और उनके प्यार का निश्चित रूप से इससे बड़ा और कोई सबूत हो नहीं सकता है कि जब राजीव गांधी का निधन हो गया तो उनके परिवार ने, सब ने कहा कि आराम से चल के इटली में रहो, कहीं रहो, आराम से पूरे जिंदगी सुरक्षित जियो। कहाँ हिंदुस्तान के अंदर, तब तो राजनीति से भी बाहर हो गई थी। बावजूद इसके सोनिया गांधी ने जो जवाब दिया था वो ये दिया था, जिस धरती में मेरे राजीव समाये हैं वो धरती में छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं भी उसी में ही मरना चाहूं। तो यानी आप समझ लीजिए कितना प्यार है कि अपना, अपने बच्चों का, सबको उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया इस बात के लिए कि नहीं, राजीव ने कहा था यहां मरना, जीना, देश के लिए वो करना, ये हमारी परंपरा है, हमारा ब्लड है। और 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, 200 साल पुराना इतिहास है हमारा इस देश के लिए समर्पण का। तो स्वाभाविक सी बात है सोनिया गांधी के अंदर वो है, तो वो इमोशनली उन्हें वो कर लेती। जब वो किया तो कांग्रेस लेड जो था यूपीए की पार्ट बनी और मिनिस्टर बनी। फिर देखिए उसका फायदा मिला और वो बंगाल में जाकर के अपनी सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री बनती है, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं। और उसके बाद वही कांग्रेस जिसके 44 विधायक थे, उसके विधायकों को, उसके प्रदेश अध्यक्ष को, उसके सीएलपी लीडर को, सबको तोड़ लेती हैं और टीएमसी का पार्ट बना देती है। उन्होंने खत्म किसे किया?
उन्होंने वहां जहां बीजेपी थी नहीं, वहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हुआ करती थी, कांग्रेस को खत्म किया। उन्होंने खत्म किया वामपंथी दल को, लेकिन उन्होंने मजबूती दी बीजेपी को, और उसके सापेक्ष खड़ा किसको किया? बीजेपी को। अभी 2022 की बात कर लेता हूं, ज्यादा पुरानी नहीं जाता हूं। 2022 में मोहन भागवत से मिली थी, तब क्या बोला था कि हमारा और आपका तो नैसर्गिक और वास्तविक रिलेशन है, हम तो एक ही हैं। अब आप सोचिए, जो एक ही हैं वो ममता बनर्जी, आज उसी भाजपा ने जो उनकी सबसे बनती थी अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनके लिए कहा था कि यदि ममता न होती तो बीजेपी यहां न होती, आज वही बीजेपी ममता को खा गई। ममता को वो उस स्थिति में छोड़ना चाहती कि वो कहीं की ना रहे। और जब कहीं की नहीं, इसलिए कह रहा हूं, सयोनी घोष जैसी सांसद, जो अभी उनका एक गीत गाया था चुनाव प्रचार के लिए, सोचिए आप, काबा से लेके कहां तक जा रही थी। हाँ, मदीना तक। वही तो मैं कह रहा हूं कि वो अब चली जा रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, जो कहीं के नहीं रह गए थे, वहां से भागे कांग्रेस में आए, कांग्रेस से भागे सपा में गए, सपा से अब वहां गए। हर जगह कहीं पे भी टुकड़ा फेंक दीजिए, वो दौड़ते चले जाएंगे। तो ऐसे लोग भी उस लिस्ट में हैं। अब आप सोचिए, जिनको ममता बनर्जी ने बना के खड़ा किया, वो लोग उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। जो सयोनी क्या थी, एक फिल्म में, और उसको वहां के लोकल फिल्मों में काम करने वाली, और कैसे लाके उन्होंने उससे एक बड़ी अच्छी जिंदगी दी, एक सम्मानित सांसद बनाया। इसी तरह से वही क्यों, चाहे वो राय हो चाहे और हो, जितने हैं सबकी आज ये स्थिति। तो जो भी जिनको उन्होंने खड़ा किया, आपके गुजरात से ही यूसुफ पठान को लेके गए थे, कांग्रेस के ही एक मजबूत आधार को हराने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, वही तो मैं जी जी। तो ये है, ये जिसका चरित्र हो, तो अब आप सोच लीजिए। तो आज वो सोनिया गांधी के यहां रो रही हैं, राहुल गांधी से मिलने उनके भतीजे पहुंच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी पूरी लगाए हुए हैं कि बस किसी तरह से कर दो, क्या कर दो। बहरहाल अब कांग्रेस क्या करती है नहीं करती है मुझे नहीं पता, लेकिन एक जरूर है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को आज बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए। इतना बड़ा दिल दिखा करके कांग्रेस अपने उन कार्यकर्ताओं को, अपने उन नेताओं को, जिनके साथ ममता ने अत्याचार किए, जिनको इसलिए दबाया कि वो कांग्रेस छोड़ के उनके साथ नहीं आए, वो कांग्रेस के प्रति वफादार रहे। इतने सालों की, 50 साल से जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद वो कांग्रेस के साथ रहे, लाठी खाई, मुकदमे झेले, सब कुछ किया, कभी वामपंथियों से तो कभी ममता से। और इन सब से लड़के जो बेचारे खड़े रहे कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ, निश्चित रूप से उन्हें तकलीफ होती है, होनी भी चाहिए। डिमोरलाइज हो जाएंगे वो, स्वाभाविक सी बात है, तकलीफ होगी। तो मैं समझता हूं, लेकिन कई बार ये भी आता है कि हम तो सिर्फ अपनी छोटी बात को सोच रहे हैं। ये देश की बात हो, डेमोक्रेसी की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, तो हमें थोड़ा बड़ा भी सोचना चाहिए। और उस बड़े के दृष्टिकोण से चलिए भाई, क्योंकि आगे बढ़ दे। लेकिन कितना भरोसे का है, जो एक बार धोखा दे सकता है, 2 बार धोखा दे सकता है, तो कभी भी धोखा दे सकता है। नहीं, ये तो ममता फिर भाजपा में भी जा सकती है, उसका क्या? वही में भाजपा को कौन सा परहेज है, उनके यहां तो वो कह ही चुके हैं, चोर हो, उचक्का हो, काला हो, गोरा हो, कैसा हो, सब मंजूर है, कैसा भी पैसा ले आओ। नरेंद्र मोदी ने आप ही के गुजरात में कहा था
पैसा काला हो गोरा हो कैसा हो हम सब मंजूर है। ये तो भ्रष्ट वो उन्हें बताएंगे ना जो विपक्ष में, बाकी तो उनके पास वही भ्रष्टाचारी। एक बताइए, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पूरा वीडियो चला के नरेंद्र मोदी ने ही कहा था ना, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, और आज नरेंद्र मोदी उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये हेमंता बिस्वा शर्मा, इसके लिए तो बुकलेट जारी की थी बीजेपी ने इसके खिलाफ, और आज भाजपा का मुख्यमंत्री बना हुआ। तो ये इस बात का सबूत है, हर भ्रष्ट बीजेपी में आ जाता है और बीजेपी में आके वो पाक साफ हो जाता है, बाहर रहता है। अजय जी रेपिस्ट, यही रेपिस्ट के साथ में भी कहीं हल्की सी छेड़छाड़ कर दे तो, या गलती से हो जाए हाथ छू जाए तो भी ये न जाने क्या क्या कह दे। लेकिन जब बलात्कारी होके 300 लड़कियों के साथ जो रेप करता है, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी, अरे इससे तो मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। तो साहब, बलात्कारियों से जिसे एनर्जी मिलती हो, उस नरेंद्र मोदी के को किसी से परहेज थोड़ी ना है, वो तो कुछ भी हो सकता जी। मगर दो विचारधाराओं की आपने बात कही, और उसमें एक ये है भाजपा आरएसएस और दूसरी है कांग्रेस की। अब मान लीजिए कांग्रेस से जो अलग हुए हैं जो दल, वो फिर से कांग्रेस में आ जाएं, ऐसा हो सकता है? जैसे चंद्रबाबू नायडू है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आप एक बात ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी कई बार बातचीत में इस बात को कहते हैं कि गांधी जी कहते थे पाप से घृणा करो पापी से नहीं। तो मोदी जी पापी से घृणा नहीं करते? उन्हें तो किसी से घृणा नहीं, बस घृणा है जब आप बाहर हैं। बस हमारे पास आ जाइए तो सब कुछ आपका ठीक है। ये भी करते रहिए, जो कर रहे थे उससे डबल करते रहिए। उनके यहाँ तो ये बस ये है कि कांग्रेस में रह के आप वो नहीं कर पाएंगे जो करते थे। अंतर ये, कांग्रेस में यदि होता था, आरोप लगता था तो मंत्री से इस्तीफा लिया जाता था। यदि कांग्रेस को लगता था वो जवाबदेही में कोई नहीं पूरा कर रहा है तो इस्तीफा लिया जाता था। आज की डेट में तो कोई इस्तीफा इस आधार पे हुआ नहीं है आज तक देश में। राजनाथ का निवेदन है उस पे तो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अब आप समझ लीजिए, तो ये भाजपा का चरित्र है। लेकिन आज जो हालात हैं, उन हालात में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने देश को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। इन ताकतों से, जो फांसीवादी ताकतें हैं, इनसे लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई लड़नी है तो आपको तमाम सारे लोगों को फिर से वो करना पड़ेगा और उनका सुधार भी करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस में आके वो उस ढंग से तो काम नहीं कर सकते जैसे वो सोच रहे हो कि आके हम चलाएंगे। आप खुद देखते हैं कांग्रेस में इतनी मनमानी तो नहीं चल पाती बाकी जगह जैसे। हाँ, शिवसेना जो है, शिवसेना 84 तक इंदिरा गांधी की कांग्रेस के साथ रहा। बाला साहेब ठाकरे इंदिरा गांधी के साथ रहे, इमरजेंसी को भी समर्थन किया। वैसे तो बाला साहेब देवरस ने, आरएसएस के चीफ ने भी इमरजेंसी को समर्थन किया था। हाँ, उन्होंने कहा था, या अनुशासन कहा था। हाँ, तो शिवसेना जो है, मगर मेरा जो पिछले एक एपिसोड में मैंने जो सवाल किया था कि एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जगनमोहन रेड्डी हो, ये सब वैसे कांग्रेस के ही घर से निकले हुए हैं, ऐसा कहते हैं। नहीं, चंद्रबाबू नायडू तो नहीं निकले हैं। उनको तो नहीं। अरे उनके ससुर ने जब टीडीपी बनाई, हाँ, उसके पहले वो कांग्रेस में ही थे। नहीं, उनके ससुर थे ना, तो इन्होंने तो अपने ससुर को ही धोखा देके कब्जा किया पार्टी। हाँ, इनका तो इतिहास ही धोखे का है साहब। अपने ससुर जिसने उन्हें सब कुछ दिया, उसी ससुर के साथ इन्होंने क्या किया? एनटी रामाराव पीठ में खंजर भोंका। बिल्कुल। हाँ, तो ये शरद पवार हैं। शरद पवार कई बार कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से बाहर गए, कांग्रेस में फिर आए, ऐसा ही चला उनका। बिल्कुल। ये लोग जो हैं वो भ्रष्ट लोग हैं, तो ये भ्रष्ट लोग कांग्रेस को भ्रष्ट नहीं करेंगे ज्यादा।
मैं यही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस से क्यों भागते थे, क्योंकि कांग्रेस, जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, 2012-13 की बात है, शरद पवार वही 3 काले कानून कांग्रेस सरकार में लाना चाहते थे जो नरेंद्र मोदी लेके आए, याद करिए। जी, और उस पे सदन में चर्चा भी हुई। अरुण जेटली, अडानी, हाँ, तो जब उस समय पूरा साजिश करी थी इन्होंने, तो कांग्रेस सरकार में नहीं चल पाई। यही एक चीज है, कांग्रेस में उस तरह से नहीं चला पाए क्योंकि कांग्रेस ने उस पर पूरी बहस कराई, वो तरीके से करते थे, वो लोकतांत्रिक उस पर विश्वास रखते थे। अब इनके समय में तो चोरी छिपे आया और पास करा लिया, अवैध तरीके से पास करा लिया और ठीक है यहां लागू कर, ये चल रहा है। तो किया वही जो शरद पवार करने जा रहे थे कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस ने नहीं चलने दिया। आप देख लीजिए, कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा माफिया कौन था? शरद पवार। सबसे बड़ी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स के वही सब कुछ थे। तो इस तरह से शरद पवार तो असल में वही रहे और इनका पूरा खेल ही वहीं से था, इंदिरा जी के समय से ही। इन्होंने तब धोखा दिया और कैसे दिया, क्या किया। पाटिल को तब उन्होंने भाजपा जनसंघ वालों के साथ में सरकार बनाई थी। जी जी, तो यही मैं बता, हाँ हाँ, तो यही बता रहा हूं कि ये सब वो लोग हैं जिनका कोई कैरेक्टर नहीं, इसलिए मैं समझता हूं कि इनका आना जो है कहीं से बेहतर नहीं। लेकिन इनके बाद की पीढ़ी में थोड़ा सा सुधार हो सकता है कि यदि चीजें करी जाए तो हो सकता है, लेकिन उनकी पीढ़ी में और दिख कौन रहा है, क्या स्थितियां हैं। आप ये देखिए, जिस दिन शरद पवार नहीं रहेंगे, मुझे लगता है स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। सही बात। तो इसलिए मुझे जो हालात धीरे धीरे लग रहे हैं वो कुछ और ही लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए अच्छा रास्ता ये है कि पूरे देश में जो हालात हैं उन हालात में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे। तो कुछ लीडर्स, देखिए कुछ भी हो, ममता बनर्जी पर निजी तौर पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी भी नहीं लगा पाए, ठीक है। उनके भतीजे पे कुछ आरोप लगे लेकिन आज तक वो भी कोई साबित नहीं हुए। पार्टी चलाने के लिए फंड और दूसरी चीजों की जरूरत होती है, वो लिया गया होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता। उसके बदले में कुछ लाभ भी दिए गए हों, लेकिन जो अंधाधुंध वो किया कि बेच दिया पूरे देश को, वो काम तो उन्होंने कम से कम नहीं किया। नहीं तो बंगाल में 3 टर्म वो रिपीट नहीं होती, क्योंकि बंगाल उस तरह से नहीं था। और ये आपने देख लिया कि जिस तरह से चुनाव हुआ, और चुनाव में भी आप देखिए यदि जिस तरह वोट जो है रोके गए, काटे गए, सब किया गया, यदि नहीं किया गया होता तो बीजेपी नहीं इतनी बड़ी जीत नहीं लाती। सही बात, हो सकता है जीत ला। एक तो अंतिम, ऐसी, सॉरी आप कुछ कह रहे जी हैं? हाँ। नहीं, बोलिए। एक अंतिम सवाल मुझे आज करना है आपसे। जैसे डीके शिव कुमार की सरकार जब से बनी है, उनके मिनिस्टर कोई ना कोई डिपार्टमेंट के लिए मांग करते रहे, हाईकमांड को अपील करते रहे हैं, ये सब हो रहा है। कुछ ने इसी पर उसका अस्वीकार किया गया, दूसरे ने हाईकमांड के ये किया, वो गड़बड़ कुछ चल रही है। मगर इस बीच प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को बैन करने की बात कही। अब आरएसएस पर जब जब बैन लगा, आरएसएस और मजबूत होके बाहर आया है। तो ये संभव है क्या आरएसएस पर बैन लगाना? अभी देखिए, वो जो बात कह रहे हैं वो दूसरे तरह की, वो ये है कि अनरजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी चल रही, तो उनका मानना है कि वो रजिस्टर कराएं और चलाएं अपना जो है हिसाब किताब दाखिल करें। सोसाइटी एक्ट में ही रजिस्टर कराएंगे तो कराएं, लेकिन बगैर करे और चल रही हैं और सरकारें कोई रोक नहीं रहे। मुझे तो लगता है इस पे बिल्कुल होना चाहिए, मजबूत हो या कमजोर हो, मजबूत तो वैसे ही है। आप बताइए, केंद्र में सरकार है, मनमानी तो सब चला ही रहे हैं। सही बात। ये तो तब उनको ज्यादा फायदा था जब आरएसएस कमजोर थी, उसके प्रति सिंपैथी। आज दुनिया देख रही है कि आरएसएस के प्रति सिंपैथी नहीं रह गई है,
बीजेपी के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। या तो लोग डर के कारण है या लालच के कारण, अन्य कोई कारण नहीं है। आज जब आप पीछे बात करेंगे और बैठेंगे अकेले में, तो वो खुद आपस में ही कहते हैं यार अब क्या करें भैया, मजबूरी है अब इनकी, हाँ हाँ बोलनी पड़ रही है, क्योंकि नहीं तो ऐसे। वो खुद बहुत बुरी स्थिति में, तमाम लोग एक प्रकार से किनारा सा करे हुए हैं, लेकिन समस्या वही है। मगर ये उनकी जो संस्थाएं हैं, मेरे ख्याल से 500 संस्थाएं हैं उनकी, वो तो रजिस्टर किए हैं, आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने बाकी के ही नाम पे तो गेम किए हैं, उनके नाम पे संपत्तियां जब बनाई हैं, अरे अथाह संपत्तियां हैं तमाम उसके। मैं तो ये कहता हूं, जैसे आप चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में आधा चंडीगढ़ की जितनी संस्थाओं के नाम पे अलाट हैं प्रॉपर्टीज, वो उन्हीं की हैं, और जो नहीं थी वो हो गई हैं और हो जाएंगी। आप अपने ही यहां देख लें, गांधी पीठ तक पे कब्जा कर लिया, और की बात छोड़ दीजिए। सही बात। तो ये है स्थिति, ये तो उनका चल रहा है, इसलिए इस पे लगाम लगाने की तो जरूरत है। सरदार पटेल यही बात कहते थे। सरदार पटेल ने तो लगाया था बैन, लगाया बिल्कुल था। हाँ, वो तो गांधी जी के मर्डर के सिलसिले में उन्होंने बैन लगाया ही था। और वो माधव सदाशिव गोलवलकर जो उनके द्वितीय सरसंघचालक थे, उनके और सरदार पटेल के बीच में और उनके सेक्रेटरी के बीच में जो पत्र व्यवहार है वो बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सरदार पटेल की बात माना, तभी बैन उठा था। मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं मानते हैं। वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उस समय इन्हें लगा तो माफी मांग ली, क्योंकि माफी वीर है, इसीलिए तो माफी वीर कहे जाते हैं। उस समय माफी भी मांग ली, पांव भी पकड़ लिए, एफिडेविट भी दे दिया, वो भी कहा जो आप कह रहे हैं हम सब मानेंगे, किसी इसमें नहीं रहेंगे। कहते भाई कह के तो यही आए थे कि हम राजनीतिक एक्टिविटी में नहीं रहेंगे, लेकिन सारी राजनीति उन्हीं के कार्यालय से चलती है। सही बात है, सही बात है। संगठन महासचिव वहां से ही नियुक्त होता है। बस कह देते नहीं बीजेपी और उनका काम अलग अलग है, हमारा अलग है, हम उनका, असलियत तो यही है। मगर ये लगा पाए कर्नाटक सरकार बैन लगा सकती है, क्योंकि फिर राज्य स्तर पे तो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है, तो कुछ चीजों में बड़ा सीमित अधिकार है, उनमें कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। एक्टिविटी की निगरानी कर सकती है। जी, तो अजय जी आज आप हमारे साथ जुड़े, और मैं ये मानता हूं कि आपकी राय तो बहुत स्पष्ट है। टीएमसी को कांग्रेस में सम्मिलित करना, यानी ये जरा अनुचित होगा उनका बैकग्राउंड देखते हुए। मगर वो राजनीतिक निर्णय होगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह का। अब आने वाले दिनों में क्या होता है वो देखते हैं, क्योंकि ये चर्चे हैं कि वो और भी पार्टियां कांग्रेस में शरीक होने की ताक में हैं। आज इतना ही। इसीलिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि अब बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो फिर छोटे छोटे अपनी बातों को भूलना पड़ेगा, चोट को घाव को भूलना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद ये बात हो सकती है। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।